नमस्कार, मैं हूं अमरीश शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस अधिकारी श्रीमान कुणाल सिल्कू जी। आपने शुरुआत किया गाजियाबाद के एसडीएम के पद से, उसके बाद में फिर हापुड़ के सीडीओ और उसके फिर आगे क्रम में सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी के तौर पर आपके काम बहुत सराहनीय रहे, जिसके लिए आपको 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आईटी इनोवेशन के लिए राज्यपाल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। आज का जो ये हमारा खास प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ हम इस पर बात नहीं करेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ, हम ये जानेंगे कि जो विद्यार्थी अभी इस परीक्षा को पास करके आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, यूपीएससी को क्रैक करना चाह रहे हैं, उसके संबंध में बात करेंगे। और जो 2 4 6 आप जो नाम जानते होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में ईमानदार अधिकारियों की, उनमें आपकी श्रेणी, उस श्रेणी के आप अधिकारी हैं, तो उस संबंध में हम थोड़ी बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपना परिचय पहले बता दें, फिर मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करूं। आपने तो हमारे परिचय में काफ़ी कुछ बता ही दिया है। जस्ट टू ऐड टू इट, हमारा बर्थ प्लेस पटना है और मैं क्लास सेकंड तक पटना में मैं पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद हमारे पेरेंट्स यूपी आ गए थे। हमारे पिताजी प्रोफेसर रहे हैं केमिस्ट्री के और हमारी मदर पुलिस सर्विस में थी और हम लोग की फिर पढ़ाई वगैरह सारी यूपी से ही हुई और लखनऊ पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ाई करी है 12th, और इसके करने के बाद फिर आईआईटी खड़गपुर से हमने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में और फिर 1 साल हमने जॉब किया था। अडोब एक कंपनी है, नोएडा में है, वहाँ पे हमने 1 साल जॉब की थी और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसमें आ गए, आईएएस में आ गए। तो फिर आपने बताया ही है कि फिर मेरी पोस्टिंग एसडीएम की पोस्टिंग मेरी गाज़ियाबाद में थी, फिर हापुड़ में सीडीओ थे, फिर डीएम थे सिद्धार्थनगर में, और अब यहाँ पर कौशल विकास मिशन में मिशन डायरेक्टर और आईटीआई के डायरेक्टर हैं। सर, सवाल का सिलसिला मैं शुरू करना चाहूँगा कि कैरियर के चुनाव को लेकर के ये लगातार जो एस्पायरेंट हैं या जो अभी तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी की, उनके मन में एक सवाल होता है कैरियर को लेकर के कि क्या कैरियर को यूपीएससी को कैरियर बनाया जाए, क्योंकि उसका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। और इसमें एक सवाल मैं और जोड़ देना चाहता हूं कि आप, चूँकि इससे पहले आपने बताया कि आप आईआईटी खड़गपुर से हैं और हमारे उत्तर प्रदेश बिहार जैसे क्षेत्रों में ये मान्यता है कि बच्चा अगर बड़ा हो गया है, काम करने वाला है, तो कमाए, और कमाने के लिए आईआईटी भी अच्छी जगह है। तो फिर क्या वो विशेष मोटिवेशन था या अंदर से था कि मुझे आईएएस भी जाना है, यूपीएससी करना है? इन दोनों सवाल का जवाब। देखिए, दोनों दो अलग तरह की नौकरियां हैं। आईआईटी आपकी इंजीनियरिंग की नौकरी है और उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी हैं और काफ़ी ऑप्शंस आपको बाहर भी काम करने के मिलते हैं। कंप्यूटर साइंस में तो हम लोग के बहुत सारे आईआईटी के बैचमेट्स वो सिलिकॉन वैली में और यूएस में इन जगहों पे काम कर रहे हैं, तो एक अलग लाइफ स्टाइल है उसकी जो है। तो वहाँ पर वो मैं अच्छे बुरे किसी को नहीं बोल रहा हूँ, हर नौकरी की अच्छाई होती है, हर नौकरी की अपनी बुराई होती है। आईएएस की नौकरी एक अलग तरह की नौकरी है। ये आपका थोड़ा ज़मीन से जुड़ाव, पब्लिक से जुड़ाव वाली नौकरी है। यहाँ पे उस तरह का हाई फाई शहर नहीं होता है, हाई फाई लाइफ नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको जो अपने प्रदेश की जो जनता है, अपने देश की जो जनता है, जो आपके भाई बंधु हैं, लोग हैं, इनके जीवन स्तर के उत्थान के लिए आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन एक लेवल ज़रूर मिलता है। ज़रूर इसकी जो सैलरी है, बाकी चीज़ें हैं, वो कंपेयर नहीं करती हैं जिस तरह की सैलरी पैकेज आपको मिल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जो एक आपको सेटिस्फैक्शन जो मिलती है कि आपने समाज के लिए कुछ किया है और समाज को आपने लौटाया है, वो सेटिस्फैक्शन जितना यहाँ मिलता है उतना आपको प्राइवेट नौकरी में मिलना संभव नहीं हो पाता है। तो मेरा अपना व्यक्तिगत चॉइस इस तरफ था, इसलिए मैंने इसको चुना। सर, कैरियर विकल्प को लेकर के क्या यूपीएससी को एक कैरियर विकल्प बनाना, कहीं ऐसा कई कई बार होता है कि बहुत सारे एस्पायरेंट तैयारी के दौरान ही वो दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, कमिट सुसाइड जैसे बहुत सारे केस आते हैं, तो ये एक महायज्ञ कई बार बन जाता है। उन एस्पायरेंट को आप क्या बताना चाहेंगे कि कैरियर विकल्प को चुनना चाहिए या इससे बचना चाहिए, क्या है? नहीं, देखिए, ये आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा है। देखिए, कोई भी, नॉट ओनली आईएएस, कोई भी जो नौकरी है उसकी सीटें लिमिटेड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, हमारी देश की जनसंख्या ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए आईएएस में 1000 सीट निकल रही हैं अगर सिविल सर्विस में, तो 1000 बच्चे ही सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर 10 साल भी हम कर लें तो 10,000 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे।
तो जनसंख्या तो 10,000 नहीं है ना, 10 साल में भी अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको तो भाई 4 चांस 5 चांस मिलेंगे आपको अप्लाई करने के। तो ये बात तो मान के चलनी होती है कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, और इसकी बहुत बड़ी संभावना होती है। यह बात ज़रूर है कि जो प्रयास नहीं करेगा वो तो सफल हो ही नहीं सकता है, तो प्रयास ज़रूर करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपको सफलता हाथ नहीं लगती है तो ऐसा नहीं है कि ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। और यूपीएससी की तैयारी करके आपका स्टेट सिविल सर्विसेज होता है, बैंक का एग्ज़ाम होता है, आर्मी का एग्ज़ाम होता है, बहुत तरह के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आप अपनी सक्सेस पा सकते हैं। और अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो फिर प्राइवेट नौकरियां हैं, स्वरोजगार है, तो बहुत तरह के ऑप्शन हैं। तो सुसाइड जैसी चीज़ तो सोचनी भी बिल्कुल ही नहीं सोचनी चाहिए। और ये ज़रूर रखना चाहिए भाई कि अपना हम लोग पूरा मेहनत करें, पूरा प्रयास करें। अगर सक्सेस मिली तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो हम कुछ और भी सक्सेस हो जाएंगे। सर आपका जो यूपीएससी आपने क्रैक किया, उसमें आपका जो मेंस था उसकी भाषा क्या थी, हिंदी या इंग्लिश? नहीं, हमारी मेंस की भाषा इंग्लिश थी। हम लोग इंग्लिश मीडियम से ही शुरू से पढ़ाई किए हैं। इसके आगे मेरा सवाल है, इस बार का रिजल्ट और पिछले 2-3 साल से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का एक बड़ा गंभीर सवाल रहा है कि उनका रिजल्ट घट रहा है। कई तो इस बात का आरोप भी लगा रहे हैं कि यूपीएससी संस्था के अंदर इंग्लिश वालों का वर्चस्व ज़्यादा होने की वजह से हिंदी का रिजल्ट कम आ रहा है। तो ये संस्था की तरफ से कोई समस्या है या विद्यार्थी उस लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहा है? आखिर हिंदी माध्यम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी कैंडिडेट्स हैं, ये देखिए ये उनका मन का भ्रम है। क्योंकि अब मान लीजिए कि पेपर हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री का पेपर इंग्लिश के बच्चे भी लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी के बच्चे इतिहास हिंदी में लिखेंगे। लेकिन जो नंबर आएंगे, नंबर नॉर्मलाइज होकर एक ही नंबर आते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम के अलग नंबर आते हैं, हिंदी के अलग नंबर आते हैं। सबको अलग नंबर मिलते हैं। हिंदी मीडियम की कॉपी हिंदी मीडियम के अध्यापक जांचते हैं, वो उसको उस हिसाब से नंबर देते हैं। प्रश्न दोनों में सेम होते हैं। इंग्लिश मीडियम की कॉपी वो अध्यापक जांचते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं, और फिर सारे नंबर्स को साथ जोड़ते हुए नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो इसीलिए हाँ, ये बात ज़रूर है कि चूँकि देखिए इंग्लिश मीडियम अब धीरे धीरे चूँकि इसका प्रचार प्रसार शहरों में ज़्यादा है, तो कोचिंग्स वगैरह आपको इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। मटेरियल आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है इंग्लिश मीडियम का तैयारी करने के समय। हिंदी मीडियम में हो सकता है कि उतने अच्छे आपको अध्यापक जो है ना मिल पाते हों बड़े शहरों में, जो कि नॉर्मली छोटे शहरों के बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई करते हैं हिंदी मीडियम में। तो एक इस तरह की तैयारी करने के समय में तो एक अंतर पड़ सकता है। लेकिन जहाँ तक परीक्षा का सवाल है, तो परीक्षा में कोई अंतर मीडियम से नहीं होता है। परीक्षा में अंतर किसी मीडियम से नहीं होता है। सर आपने स्किल डेवलपमेंट में काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार में, और स्किल डेवलपमेंट को काफ़ी प्रचार भी किया गया नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से। रोजगार को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, वो सरकार घेरने के लिए भी किया जा रहा है। और अगर देखें तो वास्तव में जो डेटा आया निकल करके कि रोजगार उतने नहीं हो पा रहे जितनी जनसंख्या हम तेजी से अपनी बढ़ा रहे हैं। तो रोजगार को लेकर के आपने चूंकि स्किल डेवलपमेंट में काम किया है, ऐसा क्या किया जाए कि ज़्यादा रोजगार सृजित हों और हमारे युवा काम करें? वो जो है अगर रोजगार पाएंगे तो गलत प्रवृत्तियां उनके अंदर नहीं आएंगी। तो कुछ एक ऐसा मैसेज जो युवाओं के लिए भी हो, और मैसेज अगर सरकार की तरफ भी जाए इस वीडियो के माध्यम से कि रोजगार को लेकर के, चूंकि एक जो अधिकारी होता है वो नीतिगत फैसलों में भी उसका इंटरफेयर होता है। तो आप क्या सोचते हैं उस पर? देखिए, बहुत आवश्यक है। रोजगार तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके जीवन का। बिना रोजगार के कुछ भी संभव नहीं है। एक बात जरूर है कि देखिए, रोजगार में दोनों पक्ष होते हैं। रोजगार मांगने वाले भी लोग होते हैं और रोजगार देने वाले भी होते हैं। तो हम ये मान के नहीं चल सकते अब आज भारत में कि सरकार ही रोजगार मुहैया कराएगी और हम केवल रोजगार मांगने वाले बन के रह जाएंगे। पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है कि गवर्नमेंट इतनी बड़ी एम्प्लॉयर बन सके। गवर्नमेंट का काम फैसिलिटेटर बनना है। गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, आपके लिए स्कूल खोल सकती है, अस्पताल खोल सकती है। लेकिन हमारे समाज में अब दोनों तरह की आवश्यकताएं हैं। हमारे समाज में ही ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है जो कि रोजगार प्रदान करने वाले बने। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने सिलाई कढ़ाई सीखी है, वो छोटा एक बुटीक खोल ले। बुटीक खोल लेगा तो खुद भी कपड़े डिज़ाइन करेगा, उसको सिलेगा, वो 4 टेलर भी रख सकता है साथ में अपने, जो कि साथ में उसके काम करेंगे। तो ये मैं बहुत एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल दिया। लेकिन उस एक व्यक्ति ने जहाँ खुद भी रोजगार पाया, मतलब एक नौकरी उत्पन्न की स्वरोजगार से, वहीं 4 लोग को एम्प्लॉय भी किया, उनको तनख्वाह भी दे रहा है। तो वो आपके वेज वाले हो गए, ये सेल्फ वाले हो गए और 4 वेज वाले हो गए।
तो इसीलिए अब आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है इंडिया की और इकोनॉमी की, कि यहाँ पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारा प्राइवेट सेक्टर, जो भी हमारे युवा यूथ हैं, वो जॉब सीकर्स ना बने, वो जॉब गिवर्स बनने की तरफ जो है वो आगे बढ़े और अपने स्किल को होन करके अपनी किसी कौशल क्षमता को बढ़ाकर इस प्रकार का व्यवसाय में लगे। केवल अगर हम सोचें कि हम पढ़ाई कर लें और एग्ज़ाम लिख लें, कोई कंपटीशन पास करके नौकरी मिल जाए, तो ये सबके लिए संभव शायद ना हो पाए। सबके लिए संभव ना हो कि उसको यूपीएससी या ऐसे एग्जाम में वो क्रैक कर लेंगे, परीक्षा में लेंगे। स्वरोजगार भी एक चीज़ है जिस पर सरकार भी जोर दे रही है और युवाओं को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, मेरा एक सवाल है वैकल्पिक विषय को लेकर के। बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और जब कल मैंने अपने सोशल साइट पे डाला कि मैं सर का इंटरव्यू करूंगा, तो उन्होंने वैकल्पिक विषय को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे कि आप सर से पूछिए कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन में वैकल्पिक विषय का। उस पर आपको बताइए सर। देखिए, वैकल्पिक विषय का अब तो काफ़ी आसान इस सेंस में हो गया है कि अब वैकल्पिक विषय एक ही बचा है। हम लोग जिसमें एग्ज़ाम दिए थे उसमें 2 वैकल्पिक विषय हुआ करते थे। तो नॉर्मली ग्रेजुएशन आपका एक होता है सब्जेक्ट में, बट दूसरा आप क्या चुनें। तो अब लेकिन वो समस्या ख़त्म हो गई है, अब तो आपको एक ही चुनना है ऑप्शन। तो ये प्रयास करना चाहिए कि आपने जिस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन किया है, आप उसी को विकल्प के रूप में चुनें। आप वही ऑप्शन चुनें जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज पब्लिक एड में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हम वो ले लें, भले हमने हिस्ट्री कर रखी है, या फिलोसफी में अच्छे नंबर आ रहे हैं वो ले लें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हर विषय में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। जिस विषय में आपने 2 साल 3 साल पढ़ाई की है, आपको आपको अपना कॉन्फिडेंस है, आपको वही लेना चाहिए। नंबर हर विषय में आते हैं और नंबर हर विषय में कटते हैं। तो ये कोई ना सोचे कि कोई विषय विशेष में जो है नंबर मिलते हैं और विषय विशेष में नंबर नहीं मिलते हैं। मैंने फिजिक्स लिया था, फिलॉसफी लिया था, तो बहुत लोग कहते हैं कि साहब साइंस में नंबर नहीं आते, मेरे नंबर उसमें भी आए हैं। बहुत लोग कहते हैं फिलॉसफी में नंबर नहीं आते, मेरे नंबर उसमें भी आए हैं। तो ऐसा नहीं है। वो पब्लिक एड ज्योग्राफी जैसे मैंने नहीं लिए थे ऑप्शनल, जो कि मोर पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं। तो इसीलिए उस पर ना जाते हुए आपका जिसमें कंफर्ट जोन है उसको लीजिए और नंबर आपको जरूर आएंगे। आपके विकल्प बड़े इंटरेस्टिंग है, एक साइंस से है और एक आर्ट्स से है। बिल्कुल। सर, आखिर सवाल मेरा है, और सवाल नहीं आपसे आग्रह है कि हमारे बहुत सारे करीब 10 लाख विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल ओनली यूपीएससी को विजिट करते हैं। उसके अलावा हमारे जो न्यूज़ चैनल वहाँ पर भी उनके सवाल आते रहते हैं। फाइनली आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उन विद्यार्थियों को जो यूपीएससी का सपना देख रहे हैं? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है कि यूपीएससी की जो पढ़ाई है वो एक मैराथन की दौड़ है। तो उसको स्प्रिंट जैसा हम सोचेंगे ना कि हम 10 मिनट दौड़ लें और फर्स्ट आ जाएं, तो वो संभव नहीं है। इसमें आपको साल 2 साल की मेहनत लगती है, पढ़ाई करना पड़ता है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पेशेंस रखें। और हर कोई शुरुआत देखिए जीरो से ही करता है। आप जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि सारे साहब हमको तो कुछ नहीं आता है और बहुत से लोगों को बहुत चीज़ें पता है। तो वो आपसे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास और कॉन्फिडेंस रखिए। एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई आपके जो किताबें हैं, किताबों की संख्या मत बढ़ाइए। बहुत बार क्या होता है ना कि आप एक ही विषय को चाहते हैं कि हम 4 किताब से पढ़ लें। आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, 2 किताब पढ़ी, कोई तीसरा व्यक्ति है कि अरे साहब ये तो बड़ा अच्छा मटेरियल, इसको ही पढ़ लो, वो भी लग गए पढ़ने हम लोग। तो उससे बड़ा नुकसान होता है। आप किताब में सब में एक ही बात लिखी हुई है। आप शुरुआती दौर में ही अपनी किताब चुन लें और एक किताब चुन लें और फिर बारंबार उसी किताब को पढ़ें। किसी भी दूसरी किताब में 5% 10% ऊपर नीचे होता है, 90% कंटेंट वही रहता है, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। जब किताब एक ही रहेगी तो आपको वो किताब याद हो जाएगी, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो अपना सोर्स को कम रखिए, आप रिवाइज बार बार करिए, पेशेंस रखिए, मेहनत करिए, अपने दिमाग को भटकाइए नहीं। और ये मान के चलिए कि आपको साल से 2 साल का समय इसमें लगेगा, तो उतना उतना जो है लेकर चलें और मेहनत से प्रयास करें, जरूर सफलता मिलेगी। सफलता अगर आपको नहीं भी मिलती है यूपीएससी में, तो ये दुनिया का अंत नहीं है, जीवन का अंत नहीं है। बहुत से और एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। बस आखिरी सवाल है, एक बच गया मेरे मन में सवाल आ रहा है। लगातार इंटरनेट की तरफ पूरी युवा पीढ़ी और दुनिया ही जा रही है इंटरनेट की तरफ। पढ़ाई कोचिंगों से और कॉलेजों से निकल करके अब इंटरनेट पे आ रही है। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? या ये क्या पॉजिटिव होगा या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? कई बार कहा जाता है कि जो विजुअल्स की पढ़ाई होती है वो ज़्यादा आसान हो जाती है, तो दिमाग उस तरीके से उसको विकसित नहीं होता है। किताबी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। इस पर आपका एक राय चाहता हूं मैं, क्योंकि आपने इनोवेशन में काम किया, आईटी इनोवेशन में, और उसका फ़ायदा हुआ, उसके बाद में आपको राज्यपाल पुरस्कार भी मिला। तो कैसे देखते हैं आप इस इंटरनेट के दौर को? नहीं, देखिए, इंटरनेट बहुत आवश्यक है आज के दौर में, क्योंकि अब देखिए आज के डेट में बहुत सारे डेटा बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं। तो वो किताबें जो हैं वो लिखी जाना, फिर पब्लिश होना आना, किताब कभी भी करंट नहीं हो सकती है।
किताब में और आज की रियलिटी में एक लैग जरूर होगा। वो 6 महीने का हो सकता है, साल भर का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। इंटरनेट आपको करंट चीज़ें प्रोवाइड कराता है, तो इंटरनेट से आपको ज़रूर करंट जो हमारे डेटा है, करंट जो इश्यूज़ हैं, इन बातों पे लेना चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा ऑडियो विजुअल अगर मिल रहा है मटेरियल तो और अच्छी बात है, उससे समझने में आसानी होती है चीज़ों को, ताकि हम अच्छा रिटेन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी किताब की अपनी महत्ता है। किताब आप जब रखते हैं तो वो आपके साथ पूरे टाइम रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी कंप्यूटर है, कभी कंप्यूटर नहीं है। आप किताब में अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पन्ना मोड़ के रख सकते हैं। तो किताब की अपनी एक सहूलियत है जो कि होती है, तो इसलिए किताब भी आपको रखना है। और इसके साथ साथ उसको इंटरनेट के साथ में जोड़ते हुए जो करंट विषय हैं या जो करंट फैक्ट्स डेटा है, उसको लेके आप करेंगे तो अच्छा करेंगे आप। तो आप थे हमारे साथ कुणाल सिल्कू जी। और यूपीएससी के एस्पायरेंट जो हमारे ओनली यूपीएससी पर मैं उनको बताता रहता हूँ कि फ्री में सब कुछ में आप पढ़ाया जाएगा, सारे मटेरियल मिलेंगे। बस एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं कि ये उदाहरण आपके लिए है कि जब आप यहाँ से जाएं तो इस समाज के लिए सकारात्मक काम करें, ईमानदारी से काम करें। जिस प्रकार सिल्कू जी ने ईमानदारी से काम किया, सिद्धार्थनगर जिले में आप जा करके उसको देख सकते हैं। आज भी लोग वहाँ के याद करते हैं कि एक प्रशासक के तौर पर जिस तरीके से आपने काम किया। तो अगर आप भी सफल होते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है, तो इसी तरीके से आपको भी समाज के लिए सकारात्मक योगदान करना चाहिए। बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ। आपको ये बातचीत कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।